गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 6 अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव इस पाठ को हम आज की वीडियो में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, अंग्रेजी शासन करते भारत पर व्यापार करने के लिए आए थे, पर वो व्यापार करते करते धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजकीय सत्ता में हस्तक्षेप करना चालू किया और भारतीय लोगों पर अंग्रेजी लोगों ने बहुत सारे अन्याय अत्याचार किए। पर अंग्रेजी शासन ने कुछ कार्य भी यहाँ से वो करके चले गए। इनका शोषण से भारतीय लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ। अनेक कार्य उन्होंने करवाए थे। अब भारत की आर्थिक समृद्धि जो थी वो 18वीं सदी के यथावत रही थी। औरंगजेब के अवसान के बाद की अराजकता भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकी थी। विश्व के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य के संगठन बेमिसाल थे। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमल देश बन गया था। देखो, अंग्रेज के शासन के दौरान भारत देश बिल्कुल कंगाल और पायमल एक गरीब देश की तरह हो चुका था। मित्रों हो, ये इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उनके कारखाने में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बना था। भारत से कच्चा माल ले जाकर पक्का माल बना के उसको ज़्यादा कीमत नहीं बेचना। इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला भारत देश था। यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वहाँ पे पक्का बनाकर ज़्यादा कीमतों में ये लोग बेचते थे। कारखाने में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बना था। अंग्रेजी शासन के समय किसान और खेती किस प्रकार की थी मित्रों हो? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग और खेतीबाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग पायमल हो गया और अनेक बार घर के आभूषण बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर सकते। किसान लोगों की हालत इतनी खराब हुई कि वो लोग अपने आभूषणों को बेचकर भी अपना महसूल नहीं भर पाए थे। परिणाम स्वरूप उनकी ज़मीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी ज़मीन कर्ज में डूब जाती। बहुत से किसान साहूकारों के भारी ब्याज की प्रथा का शिकार बनकर बर्बाद हो गए। खेती बाड़ी टूट गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण एक अकाल पड़ा था। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की उस अकाल में मृत्यु हो गई। कार्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक एक महसूल पद्धति लागू करवाई थी। अब इस पद्धति के अनुसार कंपनी के प्रत्येक वर्ष के लिए ज़मीन की महसूल निर्धारित की थी। ज़मीन का स्थायी अधिकार ज़मींदारों को दिया जाता था, यानी कि कंपनी ने अपनी आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला ज़मींदार वर्ग तैयार किया था। दूसरी तरफ से देखा जाए तो तन तोड़ मेहनत करके चिलचिलाती धूप सहकर ज़मीन जोत कर फसल पैदा करने वाले का मतलब किसानों का वहाँ पर वो लोग एक प्रकार से शोषण कर रहे थे। किसानों की हालत बहुत गंभीर थी, खराब हो चुकी थी। सामाजिक जीवन को देखा जाए मित्रों तो वारन हेस्टिंग के समय में महसूल वसूल करने का कार्य जिसे सौंपा गया था उसे उस समय कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी कहा जाता था। वो न्यायाधीश का भी कार्य करता था। अंग्रेजी राजतंत्र के ऐसे प्रशासन से हमारे देश की पुरानी ग्राम स्वराज्य की प्रथा नष्ट हो गई। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव एक छोटे गणतंत्र जैसा था। ग्राम पंचायत की गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। देश की मेरुदंड जैसी यह ग्राम स्वराज्य की संस्था थी। भारी आक्रमणों के समय और सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी ग्राम स्वराज्य संस्थाएं अड़ी खड़ी थी। अंग्रेजी द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति से यह संस्था एक प्रकार से नष्ट हो गई थी। कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति अपनाई थी
उसने लोगों में एक प्रकार का भय पैदा किया था। लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवाकर भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहती है। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की वारंवार अवगणना की जाती थी। ऐसी मान्यता लोगों में पैदा हुई। आगरा में ऐसा फरमान जारी किया गया था कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेज को सलाम करेगा। यदि ऐसा न किया जाए तो वह ये दंड का सज़ा का पात्र माना जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के दिल में एक प्रकार का रोष और नफरत की भावना पैदा हो गई, उत्पन्न हुई। मतलब अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का बहुत सारा प्रमाण में शोषण करना चालू करवा दिया था। भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश हुआ। भारत के करघे यूरोप और एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। पश्चिम के व्यापारी या माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाला सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी। ढाका भी मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बड़ी मांग थी। कपड़े के अतिरिक्त सोरा, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार सोने चांदी का आयात भी उस समय होता था। अंग्रेज शासन के लागू होते यहाँ की स्थिति बदल गई। सोने चांदी का प्रभाव उल्टे दिशा में बहने लगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों ने केवल बंगाल में से ही आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 दशक में शासन में ले गए थे। विचार करें कि पूरे विश्व में कितनी संपत्ति अंग्रेजों ने उस समय एकत्रित की होगी। मित्रों हो, भारत में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में से ऐसे एकत्र किए हुए रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे विकसित करने लगे। इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना ज़कात मतलब चुंगी के आता था, और जबकि भारत के कपड़े पर 80% उन्होंने ज़कात डाला था। परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न होने वाला माल भारत में महंगा पड़ने लगा। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय हस्तोद्योग तथा उद्योग धंधे नहीं चल सके। इस अंग्रेज नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु, शीशे, कागज, नाव बनाने आदि अपने अनेक कारीगर उद्योग नष्ट हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार बने। धीरे धीरे भारत के ग्राम्य कारीगरों की गरीबी हो बढ़ने लगी। सुधारों के प्रति संदेह। विलियम बेंटिक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा का धीरे धीरे फैलाव हुआ। इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव भारत पर भी पड़ा। अंग्रेज शासक प्रजा के जीवन में रुचि लेने लगे कि प्रजा का हित हमें देखना चाहिए। उनकी उदारवादी नीति आई। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिक ने अनुपात में अधिक मान सम्मान प्राप्त किया। बेंटिक ने कंपनी प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। अदालत में न्याय मांगने के लिए आने वाले को मातृभाषा का उपयोग करने की छूट दी। राजा राममोहन राय अन्य सुधारक सती होने के राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत समय के प्रयास कर रहे थे। बेंटिक ने इन सुधारों के निवेदन को सुनकर सती होने के रिवाज पर भी लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में प्रतिबंध बना दिया था। बेंटिक के समय अंग्रेज अधिकारी भारत का सुधारक वर्ग कहा जाता था। ऐसे कुरिवाजों, कुरीतियों को रोकने का प्रयास लॉर्ड बेंटिक ने उस समय करवाया था। ऐसे सुधारकों को भारत के रूढ़िवादी लोग संदेह की नज़र से देखने लगे। कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च रखने का प्रस्ताव भी पास किया था, परंतु उस पर अमल नहीं होता था। अंत में बेंटिक के समय शिक्षा समिति की रचना हुई और ईस्वी सन 1834 में मैकाले नामक एक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। मैकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति से भारतीय युवकों को मनोवांछित लाभ नहीं मिला, पर अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय होने लगे। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इस शिक्षा पद्धति का विरोध हुआ। महात्मा गांधी तो उसे गुलामी की शिक्षा कहते थे और बाद में 1857 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाने लगी। अंग्रेजी शिक्षा के अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। फिर ही भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनसे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी व्यक्ति निर्मित होने लगे। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने और माल के आवागमन के लिए यातायात की और संदेश व्यवहार की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज उस समय होने लगी। हिंद में भी उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा।
तथा सैन्य अंकुश भी रखा जाएगा। इस प्रकार के उद्देश्य से भारत में रेलवे की शुरुआत भी उस समय करवाई गई। भारत जैसे विशाल देश के हर एक भाग पर नज़र रखने और विदेशी राज्यों को संदेश देने के लिए आवश्यक प्रतीत होने पर ईस्वी सन 1857 में डाक और तार संदेश की आधुनिक पद्धति अपनाई गई। साथ ही साथ देश में छापखाना और समाचार पत्रों का भी प्रसार बढ़ना शुरू हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के सुधार अंग्रेजों के हित के लिए थे। वो भारत के हित के लिए उन्होंने सुधार नहीं किए थे, वो अंग्रेजों के हित के लिए उन्होंने सुधार किए थे। फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए यह भारतीय के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप बना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रभाव से अवगत हुआ, जिन्होंने देश के समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति के कार्य में खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, तार, डाक और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, एक दूसरे से परिचित हुए। विद्यार्थी मित्रों, अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर बहुत सारे अन्याय अत्याचार के, सामाजिक आर्थिक दृष्टया बहुत सारा शोषण अंग्रेजों ने भारत का किया। व्यापार करने के लिए आए हुए ये अंग्रेजों ने भारत का राष्ट्रीय सत्ता में हस्तक्षेप करके शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे भारत के नौजवान युवकों ने उस समय लड़ाई देकर भारत को छुड़वाया। आज हम एक स्वतंत्र सार्वभौम देश में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, पर आज़ादी के पहले इस अंग्रेज़ों ने जो भी नीति अपनाई, जो भी सुधार किए, उनको फ़ायदे के लिए, उनके हित में लिए किया था। भारत की जनता का शोषण करना, यही उसका एक हमारा उद्देश्य था। तो विद्यार्थी मित्रों हो, अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव, इस पाठ को आप वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करवाना है। मित्रों हो, आज की वीडियो हम इतने ही जानते हैं। धन्यवाद।